Hey, hi, Saurabh. How are you? Hi Varun, I'm going good. What about you? I am also good. Okay. So let's start with the Snowflake architecture. So, okay. So Snowflake architecture is hybrid of traditional database. There's two type of database architecture like, okay. So it is a combination of both. First is shared disk and second one is shared nothing. Okay, we will go deep dive into these two architecture. बेसिकली ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, शेयर्ड डिस्क एंड शेयर्ड नथिंग का. ओके, सो स्नोफ्लेक बेसिकली यू इट इज यूजिंग बोथ द कैपेबिलिटी. ओके, सो वी विल सी ये क्या होता है. फर्स्ट शेयर्ड डिस्क एंड शेयर्ड नथिंग. सो आई हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स, सो आई विल शेयर, यू कैन गो थ्रू दिस नोट. सो शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक कॉमन अक्रॉस कॉमन स्टोरेज होता है. ठीक है, अब यू कैन से कि मतलब एक S3 है. ओके, उसका एक सेंट्रलाइज यू कैन कंसिडर एज S3 जैसे एक कॉमन स्टोरेज एरिया है. सो वहीं से ही तुम सारा डेटा एक्सेस करते हो. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो बहुत सारी नोट्स होती है वो एक कॉमन स्टोरेज से डेटा को एक्सेस करती है. दैट इज सेंट्रलाइज लोकेशन होती है, वहाँ पे सारा डेटा रहता है तो तुम वहाँ से एक्सेस करते हो. तो इसके बेनिफिट क्या क्या है. एक तो ये सिंप्लीफाइड डेटा मैनेजमेंट, मतलब मेरे को कहीं से भी डेटा एक्सेस करना है तो मैं एक ही पर्टिकुलर सेंट्रलाइज लोकेशन से जाके वो डेटा एक्सेस कर सकता हूँ. ठीक है, तो मेरे को एक ही कॉपी मेंटेन करनी होगी. इसका डिसएडवांटेज ये है कि मान लो कि वो एक ही स्टोरेज है ना, तो मान लो कि वो सिंगल फेलियर हो गई, मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है. ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस बॉटलनेक भी हो सकता है, क्योंकि सेम ही डेटा को एक्सेस कर रहे हैं मल्टीपल लोग. ओके, सो एक तो तरीका है ये है कि मतलब हम कोई ऐसी सर्विस यूज ले ले जो हाईली रिलायबल एंड हाईली स्केलेबल हो, जैसे S3 है AWS का. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं उसमें, और ये हाईली रिलायबल भी है. ठीक है, तो अब ये अब दूसरा आता है शेयर नथिंग. अब शेयर नथिंग में क्या होता है, सब जो बहुत सारी नोट्स है. ओके, सपोज करो 10 मशीन्स है. नोट मीन्स मशीन ही होती है. ठीक है, तो उनके खुद के पास में अपना स्टोरेज एंड डेटा को प्रोसेस करने का पावर होता है. ठीक है, बेसिकली एक खुद का ही स्टोरेज होता है. सो वही स्टोरेज यूज देते हैं, वो शेयर नहीं करते. ठीक है, तो अगर उनको प्रोसेस करना है डेटा, तो दे विल पुल द डेटा एंड पुट इट इन आवर दैट इन आवर स्टोरेज. ठीक है, तो उससे बेनिफिट क्या है, एक तो हाईली स्केलेबल है एंड परफॉर्मेंट है, बिकॉज ईच नोड जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रही है. मतलब सपोज करो एक ही जगह डेटा स्टोर रहता. ठीक है, मल्टीपल मशीन इंटरेक्ट कर रही होती, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि किसी को डेटा लेट से मिले, किसी को जल्दी से मिले. बट यहाँ पे ये है कि मेरे पास में ही डेटा है, तो बाहर से इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो उससे कंजेशन भी कम हो जाता है. बट इसमें ड्रॉबैक ये है कि डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है. सपोज करो ए ए इस सपोज करो कुछ डेटा है जो वन नोड पे है, दूसरा डेटा है जो है दूसरी नोड पे है. तो सपोज करो मेरे को जो डेटा वन पे है, जो डेटा नोड वन पे है उसका रिक्वायरमेंट है, तो हम मेरे को उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा दूसरी मशीन के साथ में. सो ये एक डिसएडवांटेज है. ठीक है, अब एक ये आता है कि ये तो हो गया कि मतलब आपका ये डिस्क बेस पे कैसे आर्किटेक्चर वगैरह रहेगा. ओके, सॉरी.
सो अभी ये जो शेयर नथिंग है ना, उसमें स्नोफ्लेक बेसिकली अपनी क्वेरी को कैसे प्रोसेस करता है, वो इस टेक्निक के थ्रू प्रोसेस करता है। बेसिकली ये क्या होता है, आई हैव वन गुड लिंक, सो यू कैन कंसिडर दिस इज द डेटा। ओके, सो बहुत सारी मशीन्स है। ओके, सो इस मशीन के पास में यू अंडरस्टैंड द स्पार्क कॉन्सेप्ट ना, वही सेम कॉन्सेप्ट है। लाइक हर मशीन के पास में थोड़ा थोड़ा डेटा होगा, वो अपना इंडिपेंडेंटली डेटा को प्रोसेस करेंगे। सो वही होता है एमपीपी, massively parallel processing. So each node will be processing small data independently, वो होता है। तो स्नोफ्लेक वही यूज करता है, ठीक है। तो अगर देखो जाएगा तो शेयर नथिंग वाला आर्किटेक्चर यूज होता है। उसमें क्या होता है कि हर नोड इंडिपेंडेंटली प्रोसेस कर रही है डेटा को अपने ही, मतलब जो उनके पास में शेयर नहीं, जो अपनी प्राइवेट मेमोरी है उसमें ही प्रोसेस करती है। ओके, तो अभी तुमको कुछ एनी डाउट, डू यू हैव एनी डाउट? No, Varun, clear. ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज शेयर डिस्क एंड शेयर नथिंग? हेलो। Means shared disk will do what? Like you will access the nodes individually. Okay. And और वो दूसरे एंड पर क्या होगा शेयर नथिंग पे कि लाइक वो प्राइवेट स्टोरेज होगा, ठीक है। और मतलब उसके अंदर क्या होता है, डेटा सबसेट, प्रोसेस ऑफ सबसेट होता है। और उसके अंदर क्या होता है ना, मेमोरी नहीं होती है या डिस्क स्टोरेज नहीं होता है। नहीं नहीं, देखो शेयर डिस्क में क्या होता है कि कॉमन स्टोरेज होता है, तो तुमको अगर डेटा चाहिए तो वहाँ से जाके एक्सेस कर लो, ठीक है। मतलब एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी यू कैन कंसिडर, वहाँ से डेटा सारा ले लो, ठीक है। मल्टीपल मशीन एक ही क्या बोलते हैं, एक ही जगह से जाके डेटा को एक्सेस करेंगे। बट शेयर नथिंग में क्या है, हम सेंट्रलाइज रिपोजिटरी नहीं है, सबके पास में कुछ कुछ डेटा होगा। ओके, तो सब अपना इंडिपेंडेंटली डेटा प्रोसेस करेंगे, ये होता है शेयर नथिंग। ओके, गॉट इट। तो शेयर नथिंग पे ही ये बना है एमपीपी। तो मतलब हर मशीन का अपने, हर मशीन के पास में अपना अपना ये स्टोरेज होगा। तो क्या करते हैं कि हर मशीन के पास में कुछ कुछ डेटा होगा, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेडली। तो वो इंडिपेंडेंटली वो डेटा को प्रोसेस करेंगे एंड फाइनली लास्ट में एक मशीन पे भेज देंगे। तो ये होता है एमपीपी। So if you want to go through, see, hundred of processing node work part on computational task in parallel. Each of these nodes run individual instance of operating system. See, they don't share memory. They achieve computational tasks by communicating with each other with high speed interconnected. तो बेसिकली अगर तुमको इससे डेटा इससे लेना है तो तुमको बात करनी पड़ेगी ना, लाइक कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। दैट इज अ डिसएडवांटेज वी हैव डिस्कस। ठीक, अगर मेरे को मान लो कि इसमें एक मशीन है और दूसरी मशीन है, मेरे को इस मशीन का डेटा चाहिए, तो मेरे को इस मशीन से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, मेरे को इस मशीन पे लाने के लिए, ठीक है। तो वो एक तरीके से नेटवर्क की, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन नेटवर्क ऑल्सो। ओके, शेयर नथिंग में बेसिकली ये ना, नीड टू कोऑर्डिनेट फॉर क्वेरीज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉसली, बिकॉज डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो मेरे को सपोज करो मशीन 1 का डेटा मशीन 2 को चाहिए, तो मेरे को तो बात करनी पड़ेगी ना मशीन 1 के लिए। ओके, सो तो यहाँ पर नोड्स एग्जैक्टली एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, राइट? node is not like bridge. Node is consider, you can consider machine. Okay, in Spark that is same concept, like node you can say machine. Node is nothing but machine. Okay, so suppose you can consider one example.
you and me like a machine. Okay, so suppose not machine, you can consider person. So suppose I have a car, you have motorbike. Okay, so sometime what happen, you need motorcycle and you need car also, because you have couple of members are there and you want to go somewhere. Okay, so तुमको वो कार चाहिए बट तुम्हारे पास में है नहीं, तो कार तुम एक तरीके से बोरो कर ले रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा काम भी निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप में तुम डेटा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो तुम दूसरी मशीन से बोरो करोगे या मांगोगे, ठीक है, इस तरीके का वो होता है। गेट इट? It's clear now, Varun. ओके, सो so yeah, you can see this is the official document. They are saying Snowflake architecture is hybrid of traditional shared disk and shared nothing architecture. It is similar to shared disk. Snowflake use the central data repository for processing data is accessible for all computing. So as you see, this is the three component. Okay, we will go in next session what is all this component, but this if you see what they are saying, processing data. So Snowflake is processing data here, database storage in this layer. Okay, so the shared disk architecture is similar to like it is applying here. Okay, so it is like centralized repository and this layer can access any data. Okay, now if you go to second layer, what architecture it follows share nothing. So if you see, the virtual warehouse is the cluster of machine or node. Okay, so you can consider this is a machine, one machine, two machine, three machine, so they have some memory. Okay, they they will use this uh, they will access the data from here and they pull it here and they will do some whatever they want to do, they can do. Okay, so सबका अलग अलग है. So basically ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, मेरे को इंटरेक्ट नहीं करना है, तो मैं डायरेक्टली ये डेटा लूंगा यहाँ से कर दूंगा. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग सिमिलर टू, दे आर नॉट सेइंग सेम. ओके, सो अब इसमें देखो, ये जो रिसोर्सेस है मेमोरी, जरूरी नहीं है कि एक जैसी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, सपोज करो 4x मेमोरी है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, ठीक है. वी विल गो इनटू मोर डिटेल इन लाइक लेटर सेशन, बट यू कैन सी सब मशीन अलग अलग है. लाइक सपोज करो किसी मशीन के पास में अलग रिसोर्सेज लाइक CPU, रैम एंड प्रोसेसिंग पावर अलग अलग है, इसके पास में कुछ अलग है, इसके पास में कुछ अलग है. तो यू कैन कंसिडर सबके पास में अलग अलग मेमोरी है. तो यू कैन सी बोथ आर्किटेक्चर वी आर फॉलोइंग. ओके, सो या सो बोथ आर्किटेक्चर वी आर फॉलोइंग. एंड उसके बाद में ये क्या करता है कि हाँ, तो ये यूजिंग विद द हेल्प ऑफ MPP, तो ईच नोड जो होती है, ओके, उसमें उसके पास में प्रोसेसिंग पावर रहती है और सम पोर्शन ऑफ एंटायर डेटा, जो बेसिकली वो पुल करता है ना, वो डेटा को लोकली प्रोसेस कर सकता है. ठीक है, तो ये रहता है. या सो अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. No, Varun, it's clear. ओके, तो अभी बात आती है कि पहले से ही ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस है, तो स्नोफ्लिक क्या अलग कर रहा है. ओके, already traditional data warehouse is already there. What Snowflake is doing differently? Okay, so this is a one good article. Sorry. Okay, so I have summarized from this architecture article. Okay, so यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया. तो मानो कि तुम्हारे पास में एक वेबसाइट का ट्रैफिक का डेटा ट्रैक कर रहे हो तुम, ठीक है. तो उसमें क्या है कि तुम्हारा एक ETL प्रोसेस है, उसमें तुम ये इंफॉर्मेशन कर रहे हो कि भाई उसने वेबसाइट विजिट करी. फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिशनल डेटाबेस क्या करता था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है. ओके, देन वी विल गो
how Snowflake is resolving, because you want to understand why Snowflake is so much popular. Okay, so yeah, so इसमें क्या होता था कि ETL प्रोसेस का एक्सट्रैक्ट कर, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन, विजिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम, बहुत सारे लॉग्स होते हैं, मतलब बेसिकली यू आर पुलिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, ये सारा कितना क्या है डेटा निकालना है, पेज विजिटेड एंड, तो इसमें क्या होता था कि जो एक्सट्रैक्ट डेटा करना है, ओके, उसमें एक तो बहुत सारी, सपोज करो लॉग्स फाइल बहुत सारी बड़ी होगी, ओके, तो उसमें आईओ लगेगा, इनपुट आउटपुट की बैंडविड्थ लगेगी, मतलब तुम फाइल को रीड करोगे, उसमें से एक्सट्रैक्ट करोगे, वापस कहीं पे वो राइट करोगे, तो इनपुट आउटपुट का बहुत ज़्यादा है। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग, अब दूसरा ये है कि मतलब बेसिकली ETL एक्सट्रैक्ट होता है, एंड T फॉर ट्रांसफॉर्म, E फॉर लोड। तो पहले तुम एक्सट्रैक्ट करोगे, मतलब बेसिकली रीड करोगे, फिर राइट करोगे, तो फर्स्ट यू आर एक्सट्रैक्टिंग, ओके, इसके बीच में तुम यू विल डू द ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन में तुमको चेक करना पड़ेगा, जैसे इफ़ यू रिमेंबर वी विल डू वन प्रोजेक्ट ई कॉमर्स में ना, so we are just first reading, okay, and we will clean the everything, if invalid entries are there, कुछ भी गड़बड़ है, टाइम कंस्टेंटली नहीं है, या डेट सही से नहीं है, ठीक है, मतलब डेटा को सही करेंगे, तो इसमें CPU पावर अपनी लगेगी। ओके, मतलब तुम कुछ भी परफॉर्म करोगे तो CPU को तो वर्क करना पड़ेगा ना। ओके, अब लोडिंग डेटा में क्या है, अगेन IO लगेगा, बिकॉज वी आर राइटिंग इन डेटा वेयर हाउस, क्योंकि as you can see, हमने लार्ज फाइल रीड करी है, वही लार्ज फाइल राइट करी है, ठीक है। ETL का प्रोसेस ये है बेसिकली, तुम ट्रेडिशनल वेयर हाउस में जाते हो, तो तुम कहीं से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, मल्टीपल डेटा सोर्स से तुम एक्सट्रैक्ट करते हो ना, तो पहले तो तुम एक्सट्रैक्ट करते हो, डेटा कहीं से लाते हो, उसमें क्लींसिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो भी करना होता है वो करते हो, ठीक है, फिर लोडा कहीं डेटा को कहीं लोड करते हो, ठीक है, इन डेटा वेयर हाउस, सो दैट इज द ETL। अब इसमें चैलेंजिंग क्या है, देखो, इफ यू गो इन दिस आर्टिकल, व्हाट दे आर सेइंग, जो सारा वर्कलोड चलता है ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउसिंग में, वो एक ही रिसोर्स पे चलता है, ठीक है, मतलब जितने भी वर्कलोड होंगे वो सेम ही रिसोर्सेस यूज कर रहे होंगे, ठीक है। यू कैन रीड, दिस इज अ गुड आर्टिकल्स, ओके, सो उसमें क्या होगा कि मान लो तुम्हारे It will be great if you can share the link of that. या आई विल शेयर इन दिस वन, इट इज देयर, ओके, सो अब क्या हो रहा है कि सेम सेम ही रिसोर्सेज यूज लेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, एक तो तुम्हारा ETL चल रहा है, और कोई और दूसरा भी वर्कलोड चल रहा होगा, जैसे सेल्स रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो तुम, ओके, कहीं और से कस्टमर डेटाबेस से, ठीक है, तो तुम्हारा ट्रेडिशनल वेयर हाउस में क्या होगा कि दोनों ही सपोज करो वर्कलोड चल रहे हैं, ठीक है, और वो सेम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें नेटवर्क बैंडविड्थ लगेगी, लाइक डेटा कहीं से रीड तो करोगे ना, ओवर द इंटरनेट, तुम कहीं से तो रीड कर रहे हो, क्योंकि डेटा ऐसा तो नहीं है तुम्हारे लोगों में पड़ा होगा, so you are reading from somewhere, okay, data is not residing in your local system, okay, so that is the network bandwidth, and again the second with input output, you are reading data from and writing data from, basically ETL प्रोसेस भी रीड कर रहा है, सेल्स रिपोर्ट जनरेशन भी तुम्हारा रीड कर रहा है, मतलब दो वर्कलोड रीड एंड राइट कर रहे हो, ठीक है, यूजिंग द सेम रिसोर्स, उसमें भी तुम CPU भी सेम यूज़ कर रहे हो, मतलब सेम ही रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हो, बेसिकली सेम ही रिसोर्स पे तुम ये सब कर रहे हो, मतलब मल्टीपल वर्कलोड चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि एक तो परफॉर्मेंस डाउन होगी, ठीक है, और मान लो एक वर्कलोड इतना ज़्यादा हुआ कि उसने ही सारा कंज्यूम कर लिया रिसोर्सेस, ऑलमोस्ट सारा रिसोर्सेस, तो दूसरे को तो टाइम लगेगा ना, वो दूसरा स्लो हो जाएगा, ठीक है, तो और प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा कि मतलब कौन सा कितना ले सकता है, कौन सा कब चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, डिले हो सकता है, तो इसका स्केलेबिलिटी इतना समझ में आया अभी तक? हेलो, हाय वरुण, या थोड़ा सा मेरे को है, अगर आप ये री एक्सप्लेन कर पाओ तो थोड़ा बहुत, या ये सेकंड वाला पार्ट, चैलेंजेस इन द पैरेलल वर्कलोड्स में।
ओके, सो बेसिकली तो ट्रेडिशनल डेटा वेयरहाउस में क्या होता था कि सेम ही रिसोर्स, मतलब जो जितने भी सारे वर्कलोड है ना, वो एक ही रिसोर्स पे चलते थे। ठीक है, अब तुम कह लो कि सेम रिसोर्सेस मीन्स लाइक एक ही मशीन है, उसमें जितना तुम्हारा सारा प्रोसेस एक ही मशीन पे चलेगा काइंड ऑफ। ठीक है, तो अब सपोज करो तुम्हारे दो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो तुम्हारे पास में लिमिटेड है ना रिसोर्सेज। ओके, मतलब तुम कितना ही चला सकते हो, मतलब मान लो 1 GB की रैम है। ओके, उसमें तुम्हारा 50% ETL प्रोसेस खा रहा है, 50% तुम्हारा सेल्स रिपोर्ट जनरेशन ले रहा है। अगर कोई मैं 30 चला दूंगा तो चलेगा क्या, मतलब इट विल रन और नॉट, so it will consume more resource Obviously, yeah. and it will like it they will it will hamper our performance also. Okay, so वही प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब जितने भी वर्कलोड है ना सेम रिसोर्सेज को यूज करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल वेयर हाउस में ये प्रॉब्लम होती थी। तो तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास में लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, इन दैट वन you are using network bandwidth also, like data is not residing in one machine, not data is not residing in your local. Okay, it is over the internet, so on server. Okay, so you want to pull the data. Okay, so pulling the data you need require internet. Okay, after pulling the data you will read the data and you will do some transformation and you will write it somewhere. Okay, उसमें तुमको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तुम्हारा सीपीयू पावर भी लगेगी। ओके, ऐसा तो नहीं है कि हम रीड करके सीधा राइट कर देंगे, हमको डेटा को क्लीन वगैरह भी करना पड़ेगा सब। ठीक है, तो ये सारा ये प्रॉब्लम है इस ट्रेडिशनल वेयर हाउस बिकॉज ऑफ दैट सेम रिसोर्सेज वी आर यूजिंग। ठीक है, तो Sure. इसमें ना अभी देखो, अगर मैं सपोज करो तुम बोलोगे कि मैं और मशीन ऐड नहीं कर सकता, क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, बट उसका ना ये मशीन ऐड करोगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो तुम्हारा डेटा है ना उसको, एक तो सपोज करो तुमने 10 मशीन ऑलरेडी है तुम्हारे पास में। ओके, यू हैव ऑलरेडी 10 मशीन, बट वो 10 मशीन ऑलरेडी इज लाइक फुल एंड दे आर यूटिलाइजिंग फुल्ली। नाउ you feel that there are some resource crunch is there, so you will add one more machine. Okay, so जो डेटा है, ओके उसको तो रिपार्टीशन अगेन करना पड़ेगा ना अक्रॉस ऑल द मशीन और अक्रॉस न्यू मशीन ऑल्सो। ओके, सो सपोज करो जो 10 मशीन में डेटा है। ओके, अब जो न्यू मशीन आया है उसमें भी तो डेटा को जो जो न्यू डेटा है और जो डेटा है उसको रिपार्टीशन करना पड़ेगा जो न्यू नोड आई है। ओके, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है और दूसरा रिसोर्स इंटेंसिव भी है। ओके, तो ये जो रिपार्टीशन होगा डेटा दूसरी नोड पे जो न्यू नोड है, वो एक तो रिसोर्स इंटेंसिव भी है और वो थोड़ा टाइम भी लेगी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो रिपार्टीशन तुरंत हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगी कि भाई इस मशीन को हमने करा है तो इस मशीन पे भी वो डेटा रिपार्टीशन हो जाए। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम है कि शेयर डिस्क आर्किटेक्चर है उसमें, जो हाँ जो मैंने बताया था ऊपर कि मतलब एक ETL जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा पोर्शन ले रही है IO का। ठीक है, तो दूसरे सपोज करो एक जॉब है ETL, वो इनपुट जो इनपुट है एंड राइट है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो अदर जो जॉब्स है वर्कलोड वो जब रीड करेगी तो उसमें मतलब टाइम लगेगा। ओके, तो ये सारा डिसएडवांटेज है। सो इफ यू गो हियर व्हाट दे आर सेइंग, या सो if uh,
सो इन दिस वन शेयर नथिंग एमपीपी जो अपन ने बात करी थी, उसमें क्या होता है कि ट्रेडिशनल डेटाबेस यूज लेते हैं ना, उसमें डेटा इज पार्टीशन अक्रॉस सेट ऑफ नोड। सो शेयर नथिंग एमपीपी में क्या होता है कि ये हम बात कर रहे हैं इसकी, ओके, एडिंग मोर सर्वर। तो डेटा क्या है कि अक्रॉस नोड ये डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पार्टीशन होता है। तो सपोज करो ऑल द सम सिस्टम अलाउ एडिशनल ऑफ नोड, उसमें सो हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं एडिशनल नोड भी ऐड कर दूँ, ओके, तो इट रिक्वायर डेटा टू बी फुल्ली रीपार्टीशन अक्रॉस द क्लस्टर। मतलब वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मतलब वो डेटा को फुल्ली रीपार्टीशन होने के लिए अक्रॉस द ऑल द क्लस्टर, वो एक तो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा टाइम लेगा डिस्ट्रीब्यूट, मतलब प्रॉपरली, जैसे दूसरी मशीन पे भी तो डेटा प्रॉपरली आना चाहिए बिकॉज तुमने न्यू मशीन ऐड करी है, ओके, उस पर डेटा भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ओके। अब दूसरा ये है जो ये शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर में ये एक जॉब ने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस ले लिया, तो दूसरा स्लो डाउन हो जाएगा। तो जो ये प्रीवियस जो ट्रेडिशनल एटीएल है वो दोनों ही यूज़ करता था, बट दोनों में यही प्रॉब्लम है कि भाई मान लो तुमको शेयर नथिंग में तुमने न्यू मशीन ऐड करी, ओके, तो उसमें डेटा को रीपार्टीशन होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ओके। एंड शेयर डिस्क में क्या है कि भाई क्योंकि कॉमन डेटा होता है, ओके, अगर तुम सपोज करो कॉमन डेटा होता है तो ये जो ये मशीन है सिर्फ यही ये रीड कर रही है, तो इस ये ब्लॉक कर देगी ना, बेसिकली अदर तो रीड नहीं कर पाएंगे, ओके। और किसी तरीके से रीड भी कर लिया, ये ज़्यादा टाइम ले रही है तो वो स्लो हो जाएगी दूसरी जॉब, ओके। तो ये प्रॉब्लम्स है दोनों में, ट्रेडिशनल वेयर हाउस से। एनी क्वेश्चन? If you have any doubt, let me know. I will explain it again. Hello, sir, are you there? Okay, so we'll move it forward. Like how Snowflake is addressing these challenges. Okay, so Snowflake क्या करता है? Multi cluster and shared data architecture. ठीक है. So Snowflake independent cluster रखता है. Like as you can see, वो independent virtual warehouse रखता है. So उनके पास में अपना खुद का कंप्यूट रिसोर्स होता है, ओके। एंड वो जो डेटा रहता है, जो डेटाबेस लेयर है, वो शेयर्ड रहती है, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी रहती है, ठीक है। सो एज आई हैव एक्सप्लेन, सबका जो ये रिसोर्सेस रहता है, ठीक है, साइज जो रहता है वेयर हाउस की रिसोर्सेस की, वो अलग अलग बेस्ड ऑन वर्कफ्लो। सपोज करो ईटीएल में तुमको ज़्यादा चाहिए, लाइक रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, रैम ज़्यादा चाहिए, सीपीयू ज़्यादा चाहिए, तो बेसिकली इसमें क्या किया है इन लोगों ने, सेपरेट सेपरेट यू कैन से क्लस्टर किया है, ओके। सो इन क्लस्टर दे विल प्रोवाइड यू सेपरेट सेपरेट रिसोर्सेज, ओके। तो मानो कि अब ये नहीं होगा कि रिसोर्स के लिए कोई ज़्यादा रिसोर्सेस यूज हो रहा है, कोई कम रिसोर्सेस यूज हो रहा है, वो ऑल वर्चुअल वेयर हाउस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, तो अलग से अपना अपना डेटा रीप्रोसेस कर सकते हैं, ओके। अब तुम बोलोगे, ओके, तो अब नाउ द प्रॉब्लम इज के अगर मैं सेम ही डेटाबेस को ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें ये हो सकता है कि ये डेटा रीड कर रहा है, ये भी ये डेटा रीड कर रहा है, ये भी, इसमें इनकंसिस्टेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है ना, ओके। तो उसको स्नोफ्लिक कैसे रिजॉल्व करता है? तो स्नोफ्लिक क्या करता है कि
it is trying to doing the acid, it trying to maintain the acid property. Okay, सबका अलग अलग acid property maintain करता है. Let me go to this one and I will show you. So जैसे ही ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है डिफरेंट डिफरेंट मशीन में, वो ग्लोबली एसिड मेंटेन करता है. ठीक है, तो अगर सपोज करो कि तुम मल्टीपल मशीन सेम डेटा को एक्सेस कर रही है. ओके, तो जो रीडर रीड करेगा ना, वो लेटेस्ट डेटा ही रीड करेगा. ओके, तो जब भी डेटा दूसरी मशीन को मिलेगा, ओके, तो वो लेटेस्ट डेटा देख पाएगा. तो the new and updated data is visible only once the transaction that modified data has committed. okay, तो जब रीडर सपोज करो कोई दूसरा वर्चुअल वेयर हाउस भी रीड करने की कोशिश करेगा, तो उसको लेटेस्ट कंसिस्टेंट वर्जन ऑफ डेटा ही दिखेगा, बिकॉज इसमें न्यू और अपडेटेड डेटा दिखता है कम, क्योंकि डेटा कमिटेड हो जाता है. ओके, तो इसमें फिर दिस रीड कंसिस्टेंसी इज इंश्योर ग्लोबली अक्रॉस ऑल वर्चुअल वेयरहाउस विदाउट लॉक्स एंड विदाउट कंटीजेंसी. बिकॉज हम इवन दो हम डेटा को रीड कर रहे हैं, तो वो ट्राई करता है कि एसिड प्रॉपर्टी मेंटेन करे. ओके, एंड रीडर को ऑलवेज लेटेस्ट कंसिस्टेंट वर्जन ऑफ डेटा ही शो हो. ओके, एंड हाँ, ये दोनों हो गए ट्रांजेक्शन, मतलब तो वो इंश्योर करता है कि जो भी तुमको डेटा दिखे वो ग्लोबली कंसिस्टेंट हो यूजिंग द एसिड प्रॉपर्टी, एंड जो रीडर रीड करे वो लेटेस्ट डेटा हो. अब डायनामिक मैनेजमेंट. ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी वर्चुअल जो भी क्लस्टर क्रिएट किया है वो कभी भी सस्पेंड ऑटो सस्पेंड है, ऑटो रिज्यूम है, तो इससे क्या बिलिंग कम आती है. ठीक है, और ये कभी भी ड्रॉप कर सकता है. ठीक है, और अगर ऑब्वियसली अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरा बिलिंग कम आएगा, तो ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा. ओके, गिव मी 1 मिनट. ओके, तो या तो हाँ, मैं बोल रहा था कि इट विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड रेज्यूम. सो तो उसे जब मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ तो मेरा ये, तो अगर मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरा कॉस्ट कम ही आएगा ना. सो या, so this is one example. I will explain you, but do you have any questions, Sahil? No, it's all clear. Okay, so अब जो एक्सप्लेन किया उसको समराइजेशन भी है. ओके, तो अब देखो ट्रेडिशनल वेयर हाउस में क्या है कि भाई दो दो वर्कलोड है एंड वो सेम ही रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो इससे इम्पैक्ट क्या क्या होगा. एक तो एक सपोज करो कि भाई एक एटीएल ज़्यादा रिसोर्सेज ले रही है, दूसरे को रिसोर्सेज चाहिए, बट because of that ETL is taking more resources, other will slow down or it will take some more time. Okay, so अगर मैं और नोड ऐड भी कर दूँ, ओके, ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी. तो एक तो कॉम्प्लेक्स है एंड टाइम कंज्यूम, मतलब वो डेटा को रीपार्टीशन होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा. ठीक है, और शेयर डिस्क में क्या होगा कि ये आयो का सपोज करो एक ज़्यादा आयो ले रहा है, दूसरा कम ले रहा है, तो वो आयो का बोटलनेक तो रहेगा ही. ओके, तो स्नोफ्लेक इसको कैसे रिजॉल्व करता है. एक तो सेपरेट रिसोर्सेज देता है. ओके, सपोज करो मेरा ETL अलग है, तो मैं उसको अलग रिसोर्सेज दूंगा. उसको सपोज करो 4 GB रैम की ज़रूरत है और अलग CPU की ज़रूरत है, तो मैं उतना दूंगा. बट रिपोर्टिंग के लिए मान लो कि भाई मेरे को 2 GB में भी वर्क हो जाएगा, तो मैं कम ही दूंगा. ठीक है, तो ईच वर्कलोड के लिए अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड होगा.
ओके, तो मेरा ये कभी नहीं होगा कि भाई ईटीएल ने ज़्यादा ले लिया, रिपोर्ट वेट कर रहा है, ठीक है। तो वो उसके थ्रू ये हो गया, अलग अलग वर्कलोड के थ्रू अलग अलग रिसोर्सेस नहीं, अलग अलग वर्कलोड मैनेज हो रहा है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि मेरा जो वर्कलोड है अलग अलग इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, तो मेरे को कभी आईओ की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं ना। अलग मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर ऑफ मशीन्स है, तो मेरे को कभी आईओ की प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। सो हाँ, इसमें ना सो अब देखिए वो ऊपर वाले में क्या था कि मैं मोर मशीन ऐड करता हूँ तो रिपार्टीशन करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि मेरा दोनों ही अलग है ना, कि डेटाबेस लेयर अलग है, जो प्रोसेसिंग लेयर है वो अलग है। तो अगर मैं प्रोसेसिंग लेयर को ऐड मतलब उसकी रिसोर्सेज इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ, उससे कोई सेंस नहीं बनता ना, बिकॉज वो डेटा को कुछ नहीं कर रहा है, ओके। एंड इसमें वही जो मैंने एक्सप्लेन किया, ईच वर्कलोड आर इंडिपेंडेंट, तो इसमें आईओ की प्रॉब्लम कभी तो आएगी नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ईच वर्कलोड। एंड दिस इज अ समरी, ठीक है। तो बेसिकली शेयर डिस्क सेंट्रलाइज है एंड शेयर नथिंग, खुद के ही उनके हर नोड के पास में अपना खुद का ही रहता है। तो ओवरऑल तुम देखोगे तो स्नोफ्लेक दोनों ही आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, शेयर डिस्क एंड शेयर नथिंग, ओके। शेयर नथिंग तो वो वहाँ पे यूज़ लेता है क्वेरी वाली लेयर पे, और शेयर डिस्क वो यूज़ करता है डेटाबेस लेयर पे, ओके। सो वन okay, so we are finished, okay. I want we will explain you again, okay. So if you see this database storage, okay, so in this one अगर हम we will store everything inside one storage, suppose this I am telling you कि अपना डेटा एक ही जगह रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, मतलब सपोज करो ये कि हार्ड ड्राइव में तुमने स्टोर किया है, ओके। तो मान लो कल वो हार्ड ड्राइव या कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, सो योर डेटा इज लॉस्ट। सो उसको कैसे टैकल कर सकते हो, वन वे इज कि भाई तुम कोई क्लाउड सर्विसेज यूज लो, तो जैसे एस लोगे तो वो रिलायबल है, ओके। एंड सेकेंड थिंग वो स्केलेबल भी है, ओके। तो तुम्हारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तो प्रॉब्लम दूर हो गई, तो दैट्स वाई स्नोफ्लेक इज टोटली ऑन क्लाउड इफ यू सी दैट वे, ओके। सो तो उसको कोई वो नहीं है कि मेरे को ये देखना है ये मेरा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हुआ या कुछ भी हुआ, तो इट बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग। तो यू कैन कंसिडर दैट कि एस3 अगर यूज लेते हैं तो हमारा वो सारा रिजल्ट हो जाएगा। अब दूसरा ये आता है कि मान लो डेटा हमारा सेंट्रलाइज्ड ही है, ओके। तो बहुत सारे डेटा रीड कर रहे होंगे, राइट भी कर रहे होंगे, तो उस डेटा की कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होगी, ओके। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ओके, ये इसके थ्रू ट्रांजेक्शनल कंसिस्टेंसी, ओके, वो अंश्योर करता है कि जब भी डेटा रीड होगा वो लेटेस्ट ही होगा, ओके। और उसमें लॉकिंग एंड कंटेंट ये कंटिन्यूंसी वो नहीं रहेगी, ठीक है। और जब जब भी डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउस यूज़ करेगा उस डेटा वेयर को, मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए, तो वो ग्लोबली जो डेटा दिखेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो डेटा से रिलेटेड लाइक डेटा कैसा एवरी टाइम इट विल बी अपडेटेड ऑनली। सो दोनों जो पॉइंट्स है लाइक फेल हो जाते हैं तो कैसे रिजॉल्व होगा, और दूसरा जो डेटा एक सपोज करो आई एम रीडिंग द डेटा एंड यू आर ऑल्सो रीडिंग, अगर मेरे को जो डेटा दिख रहा है वो तुमको नहीं दिख रहा है तो वो तो इनकन्सिस्टेंट डेटा हो गया ना। तो जो मैं जिस डेटा पे वर्क करूँगा उस डेटा पे तुम वर्क नहीं कर रहे हो, ओके। तो वहाँ पे इनकन्सिस्टेंस हो गया, और जो मैं रिजल्ट आउटपुट जनरेट करूँगा वो तुम नहीं कर पाओगे,
तो वो स्नोफ्लेक using acid property it is maintaining. Okay, now coming to this query क्वेरी प्रोसेसिंग में अब देखो क्वेरी प्रोसेसिंग में क्या है कि हाँ तो ओके 1 मिनट क्वेरी प्रोसेसिंग में क्या है कि you can consider these are the clusters. Okay, 1 2 3 4 cluster. So वो each एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. Okay, that is shared nothing architecture. Okay, अब शेयर डिस्क में तुम देखोगे तो ये एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है. Okay, शेयर नथिंग वी कैन कंसिडर कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर है वो इंडिपेंडेंटली दे कैन वर्क. ठीक है, इसको मेरे को अलग रिसोर्सेस होगा तो इस पे सपोज करो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, ईटीएल वर्क को ज़्यादा टाइम लगता है, बट सेल्स रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मेरे को कम टाइम लगता है. सो उसको मैं कम रिसोर्सेज दूंगा. सो अलग अलग वर्चुअल वेयरहाउस का अलग अलग पे होगा. सपोज करो ईटीएल चल रहा है बट मैं सेल्स को यूज ही नहीं कर रहा, तो स्नोफ्लेक प्रोवाइड्स सम फीचर्स. ओके, ऑटो सस्पेंडेड एंड ऑटो रेज्यूम. ओके, सो मैं अगर यूज नहीं करूँगा ओके तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड मोड में चला जाएगा एंड उसका बिलिंग नहीं होगा. ओके, जब भी तुम क्वेरी को हिट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाएगा. दैट इज़ अ वन फीचर. सो उससे कॉस्ट रिड्यूस होती है. ओके, एंड तुमको अगर मान लो तुमको लग रहा है कि भाई सपोज करो ईटीएल तो लार्ज पे चल रहा है, एक प्रोसेस और है जो सपोज करो स्टार्टिंग में तुमको लगा कि भाई ये मेरा 2 GB मेमोरी पे चल जाएगा, इतने रिसोर्स पे चल जाएगा, बट सडनली तुमको नॉट सडनली आफ्टर सम टाइम और आफ्टर 6 months you feel like you need some more resources or need some more machine or more resources, so you can easily add your resources and you can remove your resources easily in this snowflake. Okay, so That's this absolutely great, Varun. sorry. I was saying that's absolutely great. Yeah, so yeah, these are the like you can consider benefit or you can say advantage over the traditional data warehouse. Okay, so but उस ट्रेडिशनल डेटा वेयरहाउस में क्या था कि भाई वो सेम ही रिसोर्स पे वो करते हैं. So do you have any question, like कुछ भी नहीं समझ रहा है, let me know. So do you have any question? Okay, then Yeah, Varun. okay, so you have any question? No, no, no. It's all clear. You have any question, let me know. Yeah, I'll let you know if there's any question. I'll let you know. Okay, okay, then we will wrap it up. Then I will share this resources and you can go through. Okay, Sure, sure. okay, thank you.